गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो जो बनाया था हमने, वहाँ तक अगर आपने स्टडी किया होगा तो शायद समझ में आ गया होगा। कई बच्चों ने कमेंट करके क्वेश्चन भी पूछे तो इससे पता चलता है कि बच्चे स्टडी कर रहे हैं। भाई पढ़ेंगे तभी कोई प्रॉब्लम आएगी, और प्रॉब्लम आएगी तभी उसका सोल्यूशन होगा। क्लियर? तो कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर इन विच ए न्यू प्लांट्स और न्यू एनिमल्स मीन्स या तो दो अलग अलग प्लांट्स की स्पीसीज ली जाएगी या फिर दो एनिमल्स की स्पीसीज ली जाएगी, और उनके ऊपर अगर प्लांट्स की अगर हम लोग बात करें तो उनके बीच में करवाया जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के बाद उससे एक नई स्पीसीज तैयार होगी। अगर हम लोग एनिमल की बात करते हैं तो उनमें करवाया जाएगा फर्टिलाइजेशन। दो अलग अलग स्पीसीज के बीच में क्या करवाया जाएगा? फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक नई स्पीसीज तैयार होगी, और यही प्रोसेस है वो होता है हाइब्रिडाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग संकरण। आप लोगों के लिए ये टॉपिक नया नहीं है। 8th क्लास के अंदर आप लोगों ने साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें एक टॉपिक था अपने MS स्वामीनाथन। याद आया होगा आपको। MS स्वामीनाथन जो है क्या थे? एक साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किए थे वीट प्लांट पर। वीट प्लांट जो था उसकी जो अलग अलग स्पीसीज लेकर उन्होंने आपस में करवाया था क्रॉस पॉलिनेशन, और इस क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा एक जो नई स्पीसीज तैयार हुई, वो स्पीसीज जो है पहले की स्पीसीज जो थी उनसे ज़्यादा प्रोडक्टिव थी, डिजीज फ्री थी। ठीक है, तो इसमें भी क्या हुआ कि दो अलग अलग ब्रीड की दो अलग अलग स्पीसीज ली गई और आपस में करवाया गया क्रॉस पॉलिनेशन, और यही जो प्रोसेस है उसे नाम दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? नेक्स्ट जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था वो था अपने इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन जो है उस वर्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्बलता। तो इमैस्कुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट विच इज यूज इन वेरियस प्लांट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। अब इसके लिए हमें सबसे पहले तो देखनी होगी फ्लावर की स्ट्रक्चर। अब देखिए जो फ्लावर की स्ट्रक्चर होती है, जो हमने यहाँ पर क्या देखा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर होते क्या है। बाइसेक्सुअल फ्लावर जो वो होते हैं जिसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पर हो। मेल और फीमेल पार्ट जो है एक ही फ्लावर पर हो। अब अगर मेल और फीमेल एक ही पार्ट मेल फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर पर है तो इसमें क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। अब इस पॉलिनेशन को हटाने के लिए हम क्या चाहते हैं कि इसके अंदर हमें करवाना है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर हमें क्रॉस पॉलिनेशन करवाना होगा तो हमें यहाँ से क्या करना होगा? इसके मेल पार्ट को यहाँ से हटाना होगा। तो इमैस्कुलेशन जो वो प्रोसेस होगा जिसके अंदर हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर से उसके एंथर पार्ट मीन्स मेल पार्ट को अलग करेंगे। मेल पार्ट को अलग करेंगे लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल पार्ट को यहाँ से अलग कर दिया जाएगा, और मेल पार्ट कौन सा है? एंथर। और जब इसको यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे तो ये ध्यान रखना होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उस पर इसका कोई अफेक्ट ना हो। ठीक है, तो इमैस्कुलेशन जो वो प्रोसेस होगा जिसके अंदर हम लोग मेल पार्ट को, फ्लावर के मेल पार्ट को उससे अलग करेंगे, और जब मेल पार्ट को अलग किया जाएगा यहाँ से तब इसका क्या करवाया जाएगा? बाद में क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है अपने यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में, और अगर नहीं आया है तो आप लोग पूछ सकते हो मुझसे कभी भी। नेक्स्ट टॉपिक है अपने जीन। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती है अपने जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट टॉपिक है अपने जीन। वी स्टार्ट आवर टॉपिक जीन। हम सभी को पता है कि हम लोग अभी तक पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी जो है किससे मिलकर बनी होती है? अनकाउंटेबल सेल से। और सेल जो होती है उनके बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कहाँ है? इसके सेंटर में, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोजोम। सेल के अंदर पाया जाएगा न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाएंगे क्रोमोजोम, और जो क्रोमोजोम जो होते हैं उसकी स्ट्रक्चर होती है इस प्रकार। ठीक है, हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने पाए जाते हैं? क्रोमोजोम 46, 23 के पेयर में। पी प्लांट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें पाए जाते हैं 14। पी प्लांट में कितने पाए जाएंगे? 14। हम यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे, केवल किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ
इस चैप्टर में हम लोग जिक्र करेंगे पी प्लांट का। तो पी में कितने पाए जाते हैं? 14। अब सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम जो है वो किससे मिलकर बने होते हैं? डीएनए से। और डीएनए की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है इस प्रकार। बीच में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे कि ये बॉन्ड पाए जाते हैं ATGC, लेकिन जरूरी नहीं कि ये ए यहाँ पर है तो सेम मतलब अलग सेल में ये सेम ऐसे ही होगा, ये प्रोसेस जरूरी नहीं है। अगर ए यहाँ है तो यहाँ पर भी रिपीट हो सकता है, वो यहाँ पर भी रिपीट हो सकता है, बट हर जगह इसका जो ये सीक्वेंस है वो हमेशा चेंज होता है। ये सीक्वेंस जो है वो हमेशा चेंज होता है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर मान लीजिए ये सीक्वेंस चेंज होता है तो क्या अगर हम लोग हमारी बात करते हैं कि अगर ये वाला जो सीक्वेंस चेंज होता है तो क्या हमारी बॉडी में चेंजमेंट आते हैं? हाँ, चेंजमेंट आते हैं। मान लीजिए अगर किसी के आइज का कलर ब्राउन है, अगर ये सीक्वेंस चेंज होता है तो उसकी आइज का जो है कलर वो भी चेंज होगा, उसका जो हेयर का कलर है वो भी चेंज हो सकता है, उसकी जो स्किन का कलर है वो भी चेंज हो सकता है। तो डीएनए जो है, डीएनए का एक छोटा पार्ट है वो होता है जीन। डीएनए का एक छोटा हिस्सा, तो डीएनए का जो छोटा सा हिस्सा है जो किसी भी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से या एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने का वर्क करता है, उसे नाम दिया जाता है जीन। कि डीएनए का एक स्मॉल पार्ट जो किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ले जाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसे ही नाम दिया जाता है जीन। क्लियर? ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है। अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो वो आपको ये चैप्टर आधे से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। कई बच्चों ने जब लास्ट वीडियो बनाया था तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछा था कि मैम हमें जीन समझ में नहीं आया। तो बेटा जीन समझ में कैसे आता? लास्ट वीडियो में समझाया ही नहीं था। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। तो बॉडी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसे हम नाम देते हैं सेल, और सेल के जो सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोजोम, और क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर होती है ये। ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं 46, 23 के पेयर में, और पी प्लांट में पाए जाते हैं 14। क्रोमोजोम मिलकर बने होते हैं डीएनए से, और डीएनए की स्ट्रक्चर होती है ये। इस प्रकार इसमें पाए जाते हैं बॉन्ड, और बॉन्ड के अंदर जो ये सीक्वेंस है वो चेंज होता रहता है, और जब ये सीक्वेंस चेंज होता है वही इन्हीं चेंजमेंट की वजह से जो है किसी भी जनरेशन में किसी भी स्पीसीज में बदलाव आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपने स्टार्ट करते हैं दूसरा टॉपिक। इसको आप लोग ढंग से समझ लेना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग एलिल्स। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसको युग्म विकल्पी। डिफाइन करने के लिए हम लोग इसको बोलेंगे कि किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन का जो पेयर होता है, किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन का जो पेयर होता है उसे नाम दिया जाता है एलिल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पी प्लांट की बात करते हैं तो टोलनेस का जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन वो होंगे T। भी हमने क्रोमोजोम के बारे में पढ़ा, इससे पहले जीन के बारे में पढ़ा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 46 ह्यूमन बींग्स में कितने पाए जाते हैं? 46 तो पेयर में पाए जाते हैं, 23 के पेयर में पाए जाते हैं ये। ठीक है, पी प्लांट की बात करते हैं तो 14, तो ये भी किस में पाए जा रहे हैं? पेयर में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी किस में पाए जाएंगे? ये पेयर में पाए जाएंगे। टोलनेस के लिए आ गया T, और ड्वार्फनेस के लिए आ गया T। तो किसी भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन का जो पेयर पाया जाता है उसे नाम दिया जाता है एलिल्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे हम लोग होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। लास्ट वीडियो में भी कई बच्चों ने पूछा था कि मैम होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होता है। तो देखो, होमोजाइगस जो है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समयुग्मनज या समयुग्मनजी। इसे बोलेंगे हम लोग विषम युग्मनजी। कैसे? देखो, यहाँ पर हमने एलिल्स का पेयर बनाया था, ठीक है। अगर ये सेम है तो इसे नाम दिया जाएगा होमोजाइगस, और अगर ये सेम नहीं है उसे नाम दिया जाएगा हेटेरोजाइगस। अब इसको देखो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि मेंडल जो है उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पर। मान लीजिए उन्होंने गार्डन में क्या बनाई, 2 अलग अलग क्यारियां बना दी। ठीक है,
इसमें तो जो प्लांट लगाए वो सभी लंबे थे। इसमें जो उन्होंने प्लांट लगाए वो सारे कैसे थे, ड्वार्फ थे, बोने थे। ठीक है, इस फर्स्ट कैरी में जो प्लांट लगाए वो तो सभी कैसे थे, टॉल, तो इसके लिए हमने कैपिटल टी। सेकंड जो था उसमें लगाए थे उन्होंने ड्वार्फ प्लांट, तो इसके लिए आ गया स्मॉल टी। तो ये तो हो गया होमोजाइगस पेयर, और यहाँ पर भी क्या है, होमोजाइगस पेयर है। लेकिन जब इन्होंने इसमें क्रॉस पोलिनेशन करवाया तो जो प्लांट प्राप्त होंगे हमें वो कैसे होंगे, इस प्रकार प्राप्त होंगे, एक कैपिटल टी और दूसरा हो गया स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या एलिल्स का जो पेयर है वो सेम है, नहीं है, तो इसे तो नाम देंगे हम लोग हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ठीक है, जब टॉल और ड्वार्फ प्लांट में आपस में क्रॉस करवाया गया, जो जो स्पीसीज प्राप्त होगी वो हमें प्राप्त होगी हेट्रोजाइगस। या फिर मान लीजिए अगर ये टॉल प्लांट लिए, सेकंड जो था उसमें भी हमने टॉल प्लांट लगा दिए, जब इनमें क्रॉस पोलिनेशन होगा तो हमें कौन से प्लांट्स प्राप्त होंगे, सभी प्लांट्स हमें जो मिलेंगे वो होंगे टॉल प्लांट। ठीक है, तो इन्हें नाम देंगे हम लोग होमोजाइगस, यहाँ हम इसे नाम देंगे हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट जो अपनी टर्म है वो है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, या फिर इसे देखिए आप लोग, इसे आप होमोजाइगस क्रोमोजोम भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसे आप हेट्रोजाइगस क्रोमोजोम भी नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट है अपने टर्म फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप मीन्स होता है लक्षण प्रारूप, इसे नाम देते हैं हम लोग जीन प्रारूप। फिनोटाइप मीन्स बेटा एक्सटर्नल अपीयरेंस, मतलब बाहर से प्लांट कैसा दिखाई दे रहा है। जीनोटाइप मीन्स उसकी जो जीन स्ट्रक्चर है वो कैसी है। अब जैसे मैंने बताया, आपने डबल टी को अपने यहाँ पर क्रोमोजोम भी बोल रहे हैं, हम इसको जीन भी बोल सकते हैं। अब जैसे हमने टॉल प्लांट का और ड्वार्फ प्लांट का क्रॉस पोलिनेशन करवाया, तो सभी हमें यहाँ कैसे मिल रहे हैं प्लांट, इस तरह। ठीक है, एक्सटर्नल अपीयरेंस इनकी कैसी होगी, ये सारे प्लांट्स ही कैसे होंगे, टॉल। एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी होगी कि ये सारे प्लांट है जो वो कैसे होंगे, टॉल। और अगर जीन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इनकी मानी जाएगी अपने यहाँ पर जीन स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब बाहर से वो कैसा दिखाई दे रहा है, तो ये सारे प्लांट हमें कैसे दिखाई देंगे, लंबे दिखाई देंगे। जीन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हमें इसकी जीन स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो फिनोटाइप मीन्स तो कि प्लांट बाहर से हमें कैसा दिखाई दे रहा है, एक उसका कलर कैसा है, उसकी हाइट कैसी है। जीनोटाइप मीन्स उसकी जो जीन स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की है। क्लियर। नेक्स्ट जो अपने आ जाता है डोमिनेट कैरेक्टर। डोमिनेंट कैरेक्टर, और इसी के साथ आ जाता है रेसेसिव। रेसेसिव कैरेक्टर। अब देखो, इसको तो हम बोलेंगे बेटा प्रभावी गुण, और इसको बोलेंगे अप्रभावी। नाम से ही इसके समझ में आ जाएगा आपको। जब हम लोग टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट आपस में जब क्रॉस करवाएंगे तो जो जनरेशन या जो स्पीसीज हमें फर्स्ट प्राप्त होगी तो उसे हम नाम देते हैं F1। ठीक है, तो जो ये F1 जनरेशन है इसके अंदर हमें सारे प्लांट कैसे मिल रहे हैं, टॉल प्लांट। ठीक है, तो F1 जनरेशन जो है इसमें कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है, टॉलनेस कि जो एलिस जो है या फिर जीन क्रोमोजोम जो हम लोग इसे यहाँ नाम दे रहे हैं, कौन सा जीन ज़्यादा इफेक्टिव है, टॉलनेस। और टॉलनेस की वजह से अगर ये जीन ज़्यादा इफेक्टिव है तभी हमें प्लांट कैसे मिल रहे हैं यहाँ पर, टॉल। तो इसकी प्रेजेंस में
ये जो एलिल्स है अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा, तो इसे नाम दे देंगे हम लोग रेसेसिव कैरेक्टर। कि F1 जनरेशन में जो स्पीसीज हमें प्राप्त हुई, इसमें कौन सा गुण ज़्यादा प्रभावी है, कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा इफेक्टिव है। तो यहाँ पर कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है, टॉलनेस का कैरेक्टर, तभी से नाम देंगे हम लोग डोमिनेट कैरेक्टर। और जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा उसे नाम देंगे हम लोग रेसेसिव कैरेक्टर। अब लेकिन एक चीज़ और इसमें ध्यान देने लायक है कि देखिए, आप प्लांट तो सारे टोल है, बट जीन स्ट्रक्चर में स्मॉल टी भी है और कैपिटल टी भी है। तो ये जो कैरेक्टर है यहाँ केवल इसकी प्रेजेंस में अपने आप को शो नहीं कर पा रहा, यहाँ से गायब तो नहीं होगा, रहेगा इसके साथ ही। तो वो एलिस जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रहा है, जो अपना इफेक्ट दिखा रहा है, उसे तो नाम देंगे हम लोग डोमिनेट कैरेक्टर। और जो अपना इफेक्ट नहीं दिखा रहा, वो एलिल जो अपने आप को या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है F1 जनरेशन में, उसे नाम देंगे हम लोग रेसेसिव कैरेक्टर। नेक्स्ट जो टर्म है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हिंदी में बोलेंगे इसको एक संकर संकरण। मीन्स अगर कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, या मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके अंदर जब केवल एक ही जीन को लेकर एक्सपेरिमेंट किया, एक ही कैरेक्टर को लेकर जब एक्सपेरिमेंट किया गया, तो उसे नाम दिया जाता है हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ यहाँ पे देखिए इस टेबल में, जैसे टॉलनेस के लिए, ठीक है, ये हो गया ड्वार्फनेस के लिए। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किसके लिए शो किया जा रहा है, भाई प्लांट की हाइट को शो कर रहा है ये। तो कैरेक्टर कितने हो गए केवल इसमें, एक। जब किसी एक ही कैरेक्टर या एक ही जीन को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तो उसे नाम दिया जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट आ जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। मीन्स अगर दो कैरेक्टर्स को या दो जीन को लेकर जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, दो जीन मीन्स दो एलिल्स के पेयर या फिर दो जीन्स के पेयर, एक नहीं होगा, पेयर में चलेंगे, ठीक है। जब दो जीन को या दो जीन या एलिल्स के पेयर को लेकर जब एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, तब उसे नाम दिया जाएगा द्विसंकर संकरण। लास्ट वीडियो जो हमने बनाया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक टेबल दिखाई थी। इस टेबल के अंदर 7 वो कैरेक्टर थे जिन्होंने मेंडल ने जिन कैरेक्टर्स पर एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। फर्स्ट था हाइट ऑफ द प्लांट। ये मैं आप लोगों को ये एग्जांपल में समझा चुकी हूँ। टॉलनेस के लिए टी और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी, ठीक है। ये कैरेक्टर कौन सा था, हाइट के लिए था, ठीक है। जैसे हम 6 और 7 टर्म देखिए अपने, शेप ऑफ द सीड एंड द कलर ऑफ द सीड। अगर सीड का शेप कैसा है, राउंडेड, तो उसके लिए हम लिख देंगे आर, और अगर रिंकल्ड है तो उसके लिए लिख देंगे हम लोग स्मॉल आर। सेम ऐसे अगर सीड का जो कलर है वो कैसा है, येलो है कि ग्रीन है। अगर येलो है तो वाई, और ग्रीन है तो स्मॉल वाई। अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जाए, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई पौधा है, प्लांट है, जिसके सीड तो कैसे हैं, राउंडेड, और सीड का जो कलर एक का उसका कैसा है, येलो। सेम वैसे दूसरा प्लांट है जिसके सीड जो है रिंकल्ड है और उसका जो कलर है वो है ग्रीन। जब इन दोनों गुणों को लेकर, दोनों कैरेक्टर्स को लेकर एक जगह दोनों कैरेक्टर्स लिए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब उसे बोला जाता है डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। चलो इसको थोड़ा वैसे समझ लेते हैं। मान लीजिए एक फ्लावर अपने पास येलो और राउंडेड, दूसरा है येलो और रिंकल्ड, इसके लिए लिखेंगे हम लोग स्मॉल। जब इनका दोनों का आपस में क्रॉस करवाया जाएगा, तब हमें जो स्पीसीज मिलेगी वो कैसी होगी, ठीक है। बट कैपिटल आई, स्मॉल आई, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये स्पीसीज हमें प्राप्त होगी। बट यहाँ पर डोमिनेट कैरेक्टर जो है कौन सा है, ये, तो इसको बोलेंगे येलो एंड राउंडेड, येलो एंड राउंडेड, ठीक है। प्रभावी गुण है, डोमिनेट कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स हमें मिलेंगे उसे नाम दिया जाएगा, कैसे होंगे मीन्स कलर में, येलो और राउंडेड, और इसे नाम दिया जाएगा F1 जनरेशन। ये दोनों आप लोग सिर्फ डेफिनेशन के लिए वैसे याद कर लेना, बट आपके जितना भी आगे चैप्टर में काम में आएंगे वो दोनों यही होंगे। तो इन दोनों का आप ढंग से अंडरस्टैंड कर लेना, समझ लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अपने टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। देखो अब ये वाला जो एग्जाम्पल है मैंने बुक में अभी नोटबुक में कई जगह आप लोगों को समझाया। ये क्या है अपने होमोजाइगस टॉल प्लांट, ये क्या है होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। या फिर देखिए अगर देखा जाए तो ये प्योर है, ये भी यहाँ पर
प्योर है, मीन्स शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने, प्योर टॉल प्लांट एंड प्योर ड्वार्फ प्लांट। जब आपस में इनका हम लोगों ने क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन हमें ये वाली प्राप्त हुई, बट इसे हम प्योर नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसमें जीन के अंदर कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। ठीक है, टॉलनेस का करेक्टर यहाँ पर क्या है? डोमिनेट करेक्टर। इसकी प्रेजेंस में स्मॉल टी अपना असर नहीं दिखा पा रहा या अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा, तो इनका जो फिनोटाइप है वो कैसा होगा? ये प्लांट जो है F1 जनरेशन जो हम लोग गेट करेंगे वो कैसी होगी? टॉल, मतलब दिखने में अपीयरेंस इसकी कैसी होगी? फिनोटाइप इसका कैसा होगा? ये सारे प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल। यहाँ पर एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है गैमिट्स। गैमिट्स का मीन्स क्या होता है? देखो, ये कौन सी जनरेशन? हमारी पेरेंटल जनरेशन। जब पेरेंटल जनरेशन का डिवाइडेशन होता है, जब पेरेंटल जनरेशन का डिवाइडेशन होता है तब बनते हैं गैमेट्स। ठीक है, और ये हमारी यहाँ पर क्या है? F1 जनरेशन। इसको मैंने आप लोगों को कई बार समझा दिया। अब लोग हम लोग इसमें बात करेंगे टेस्ट क्रॉस की। ठीक है, टेस्ट क्रॉस वो होता है जिसके अंदर बेटा F1 जनरेशन जो हमें प्राप्त हुई, जब इसका क्रॉस करवाते हैं हम लोग होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट के साथ, होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट के साथ जब हम लोग इसका क्रॉस करवाते हैं तो वो जो क्रॉस होगा वो होगा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब देखिए, जब हमने इसके साथ क्रॉस करवाया तो हमें इसमें टॉल प्लांट भी प्राप्त होंगे और हमें इसमें ड्वार्फ प्लांट भी प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखिए स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और प्लांट्स कैसे होंगे? टॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कैरेक्टर ज़्यादा प्रभावी है, सॉरी ये जीन ज़्यादा प्रभावी है, इफेक्टिव है। यहाँ पर देखिए स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, तो जो प्लांट्स होंगे वो सारे कैसे होंगे? ड्वार्फ होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो जीन है इसकी प्रेजेंस में वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा। यहाँ से वो F1 जनरेशन में जीनोटाइप जो है उसमें तो ये शामिल है, बट फिनोटाइप में ये शामिल नहीं है। कैसे? जीन स्ट्रक्चर तो इसकी है, तो स्मॉल टी भी और कैपिटल टी भी है, बट फिनोटाइप कैसा है इसका? ये सारे प्लांट्स कैसे है? टॉल है। तो ये इसकी प्रेजेंस में अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा, बट यहाँ से वो गायब नहीं होगा, वो नेक्स्ट जनरेशन में उभर कर सामने आएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ ये टॉल प्लांट भी हमें मिल गए और ड्वार्फ प्लांट भी यहाँ पर हमें मिल गए। ये होंगे प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट और ये होंगे इम्प्योर टॉल प्लांट, क्योंकि जीन स्ट्रक्चर जो है इसमें अंदर इसके कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों ही है, इसके अंदर दोनों स्मॉल टी हैं। तो ये जो प्लांट है वो कैसे होंगे? प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। तो ये तो था अपना टेस्ट क्रॉस। तो क्या होगा टेस्ट क्रॉस? जब F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया जाएगा प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट या रेसेसिव कैरेक्टर के साथ, कि जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम करवाएंगे रेसेसिव कैरेक्टर के साथ, ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो होंगे इस प्रकार। ठीक है, तो ये होगा अपना टेस्ट क्रॉस की जब F1 जनरेशन का क्रॉस किसके साथ करवाया जाएगा? रेसेसिव कैरेक्टर के साथ। नेक्स्ट आ जाता है बैक क्रॉस। जब F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया जाएगा पेरेंटल जनरेशन में से किसी एक के साथ, भाई वो ड्वार्फ भी हो सकते हैं और वो टॉल प्लांट भी हो सकते हैं। अगर दोनों में से किसी एक के साथ करवाया जाएगा तब तो उसे क्रॉस करवाया जाएगा, तब उसे तो नाम दिया जाएगा बैक क्रॉस। पेरेंटल जनरेशन में से किसी एक के साथ जब क्रॉस करवाएंगे तब उसे बोलेंगे बैक क्रॉस। और पेरेंट जनरेशन में से अगर केवल हम लोग रेसेसिव कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो तब उसे हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। ठीक है, यहाँ तक अपना टॉपिक हो गया। अब आज के लिए इतना ही। जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया वो पूछ लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ तक जहाँ मैंने चैप्टर करवा दिया, अगले वीक तक पहले आप ये ढंग से समझ लेना, पढ़ लेना, याद कर लेना। और क्योंकि अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो आगे जो आपने मेडल के लो जो समझेंगे उसमें थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ तक आप लोग पहले ढंग से समझ लेना। क्लियर? ओके।